अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का सेकंड मेथड स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड मेथड यानी कि विद हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक इसको डिस्कस करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फिर से कैश बुक का ही कॉन्सेप्ट जो सा उसको रिवर्स करना पड़ेगा, अपने माइंड में रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने रिवाइज्ड कैश बुक अब प्रिपेयर करनी है। रिवाइज्ड मीन्स आपने अगेन बनानी है कैश बुक। टॉप पे उस पर्सन का नेम लिखेंगे जिसकी आप रिवाइज्ड कैश बुक बना रहे हो, और नीचे आपने मेंशन करना है कि आप बैंक कॉलम को ही ओनली डिस्कस कर रहे हो। बैंक कॉलम ओनली मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में मैंने बताया था ना कि हमारा कंसर्न रहेगा ही बैंक कॉलम के साथ जब तक हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसका फॉर्मेट सिंपल वे में हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। कोई इसमें डेट का कॉलम जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो कुछ भी जनरेट करने की ज़रूरत है। सिंपली हमारे पास इसकी दो साइड्स आ जाएंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें डिटेल्स और अमाउंट आ जाएगी डेबिट साइड पे, और डिटेल्स और अमाउंट आ जाएगी क्रेडिट साइड पे। यहाँ पर नीचे करेंसी भी मेंशन कर देते हैं, जिस भी करेंसी में आपको डाटा गिवन होगा। अब आपके पास जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बैलेंस मस्ट गिवन होगा। अब ये बात याद रखनी है, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये दिया हुआ है ना कि आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक, तो आपको क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का ही बैलेंस गिवन होगा। और ये श्योरिटी नहीं है कि कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस दिया होगा। इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी दिया जा सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी। लेकिन आपने ढूंढ के, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो उसे आपने कैश बुक की डेबिट साइड पे एज बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि इसे हम ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करते हैं। ब्रॉड डाउन मीन्स कि आपने नया अकाउंट स्टार्ट कर दिया, अकाउंट की स्टार्टिंग होगी एंड फॉर द नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस गिवन है कैश क्वेश्चन के अंदर, तो आपने उसे क्रेडिट साइड पे शिफ्ट करना है इफ़ क्रेडिट बैलेंस इज गिवन। अब क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? ओवरड्रान। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो क्रेडिट नेचर में साथ मेंशन करे, वो क्रेडिट नेचर नहीं मेंशन करता, सिर्फ ओवरड्रान बैलेंस एज पर कैश बुक लिख देता, तो आपने उसे क्रेडिट पे लिख देना। अब आपके पास जो चार मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके साथ चार टाइप ऑफ एरर्स डिस्कस किए थे, उनको आज हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरीज़ में। आपके पास फर्स्ट टू जो कैटेगरीज थी, एक थी आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स और दूसरे थे आपके पास अनकलेक्टेड चेक्स। थर्ड थी आपके पास डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक, और चौथी थी आपके पास डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक। अब इसको अगर मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दूं, पहली दो को सेपरेट कर दूं और लास्ट टू को सेपरेट कर दूं, तो और इनको इस हवाले से आपको अंडरस्टैंड करवाऊं कि ये जो दो चीज़ें थी, ये अनप्रेजेंटेड और अनकलेक्टेड कहाँ पर थी। ये पासबुक में रिकॉर्ड नहीं ना हुई थी, अकाउंट होल्डर ने इन्हें कैश बुक में रिकॉर्ड किया हुआ था, कैश बुक में इनकी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, जबकि पासबुक में इनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। और ये दो जो एरर्स थे नीचे, डायरेक्ट कलेक्शन और डायरेक्ट पेमेंट, ये इसका उल्ट था। इन चीज़ों को कैश बुक में अकाउंट होल्डर ने रिकॉर्ड नहीं किया था, जबकि पासबुक में बैंकर ने इनको रिकॉर्ड किया हुआ था। तो हम लोग बना प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा रिवाइज्ड कैश बुक। तो रिवाइज्ड कैश बुक में सिर्फ वही एरर्स जाएंगे जो कि आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए वे। इसका मतलब कि रिवाइज कैश बुक के लिए आपके पास डायरेक्ट कलेक्शंस और डायरेक्ट पेमेंट्स वाले सीक्वेंस की जो ट्रांजैक्शंस होंगी जस्ट वही इसमें रिकॉर्ड होंगी, और जो बाकी की आपकी अनकलेक्टेड और अनप्रेजेंटेड है ये आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ही जाएंगी। इससे आपके बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो प्रीवियसली मैंने समझाया था ये शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि आपके जो एरर्स हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी हैं। इसे हम कह सकते हैं एरर ऑफ कैश बुक, और इस इन दोनों को पहले वालों को हम कह सकते हैं एरर ऑफ पासबुक या बैंक्स एरर, और ये अकाउंट होल्डर के एरर है, ठीक है, मिस्टेक्स हैं। अब हमने क्या करना है, कैश बुक के रूल्स के अकॉर्डिंग जिस जिस आइटम ने यानी कि डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक थी तो उसे आपने डेबिट करना होता है। हर वो आइटम जो बैंकर ने डायरेक्टली कलेक्ट कर ली हुई है उसे आपने डेबिट साइड पे मेंशन करना है, और हर वो आइटम जो जिसे बैंकर ने डायरेक्टली पे कर दिया हुआ है, इसमें आपके बैंक चार्जेस भी आ जाते हैं,
सर्विस चार्जेस आ सकते हैं, ज़कात पेड भी आ सकती है, किसी और कंपनी की सब्सक्रिप्शन आपने ली हुई थी, वो सब्सक्रिप्शन आपने पे किया पेड बाय बैंक, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ इसमें आ सकती हैं। इसी तरीके से डायरेक्टली कलेक्शंस के अंदर जो है वो, हाँ जी, तो जितनी भी डेबिट साइड पे आएंगी यानी कि आपके डिपॉज़िट आपने जो करवाया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर बैंकर पे कर रहा है तो वो भी आपके अकाउंट में जमा हो जाएगी अमाउंट, या आपने किसी से कोई भी अमाउंट रिसीव की है तो वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अल्टीमेटली जब आप इसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर दोगे तो आप इसको बैलेंस करोगे, आपके बैलेंस में जो भी आंसर इसका निकलेगा आइदर ऑन क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, आप उस बैलेंस को लिखोगे बैलेंस कैरी डाउन, चाहे इधर निकले चाहे इस साइड पे निकले, बैलेंस कैरी डाउन, उसको आपने नीचे शिफ्ट करना से नीचे। इसके बाद फ़ौरन बाद बनेगी आपकी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि रिवाइज कैश बुक जो सी है इसको पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। अगर कैश बुक का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो उसे आपने ओपनिंग बैलेंस के नेम से मेंशन करना है और उसके बाद सारी डेबिट और क्रेडिट के एस्पेक्ट्स मेंशन कर देने हैं, वो तमाम आइटम्स या वो तमाम एरर जो कि डायरेक्ट कलेक्शन बाय बैंक और डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक थे। इसको ऐड करने के बाद जो भी आपके पास बैलेंस बचेगा वो या तो आपका डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा। तो अगर तो आपकी डेबिट साइड एक्सीड करती है दैट ऑफ क्रेडिट साइड तो आपका जो सा है बैलेंस जो सा वो इस साइड पे निकलेगा क्रेडिट साइड पे, इसे आप लोग बोलोगे फिर बैलेंस कैरीड डाउन। और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा बनती है और आपकी डेबिट साइड शॉर्ट होगी तो आपका यहाँ पर डेबिट साइड पे बैलेंस निकलेगा और इसे आप लिखोगे बैलेंस कैरीड डाउन। ये वाला बैलेंस आपका नीचे ट्रांसफ़र होगा ऑन क्रेडिट साइड, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये वाला आपका बैलेंस इस तरफ शिफ्ट होगा, आप इसको मेंशन करोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये आपका डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बैलेंस निकलेगा, इन्हीं बैलेंस ने इनमें से कोई एक निकलेगा, उसने ट्रांसफ़र होना है आपकी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पर हम कैसे मेंशन करेंगे इस बैलेंस को, हम स्टेटमेंट देंगे बैलेंस एज़ पर रिवाइज्ड कैश बुक। पहले हम लोग हमेशा लिखते थे बैलेंस एज़ पर कैश बुक या पासबुक, अब अगर चूँकि ये रिवाइज कैश बुक से निकल रहा है इसलिए हमें यहाँ पर बैलेंस एज़ पर रिवाइज्ड कैश बुक लिखना ज़रूरी हो जाएगा। और इसकी नेचर क्या होगी, जो यहाँ पर आपके बैलेंस की नेचर होगी, ये वाला बैलेंस आपका क्रेडिट नेचर का है और ये आपका डेबिट नेचर का है। अगर ये निकलेगा तो यहाँ पर आप इसके साथ लिखोगे ओवरड्रॉन, ये आपका बैलेंस होगा क्योंकि क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का हमेशा ओवरड्रॉन, यहाँ पर आपको फिर ओवरड्रॉन लिखना पड़ेगा, ये इसकी नेचर। और बाकी जो आपके पास दो टाइप ऑफ एरर है, ये थे अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनकलेक्टेड चेक्स, वो दोनों अब यहाँ पर डील होंगे इन बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो रिवाइज कैश बुक वाले टॉपिक में आपकी जो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होती है ये शॉर्ट हो जाती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैंक से रेलिवेंट जो एरर्स होती हैं पासबुक के एरर्स वो इसमें ये रह जाते हैं, बाकी कैश बुक के एरर जो हैं वो रिवाइज कैश बुक में डील हो जाते हैं। तो ये आपका सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू।